नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली डिस्कशन। पिछले 4 दिन से सदन चल रहा है। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने संयुक्त सभा को संबोधित किया, संयुक्त सदन को संबोधित किया। लेकिन जो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एक चीज कॉमन दिख रही है जब से सदन शुरू हुआ, या यूं कहें कि जब से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए, और उसमें वो जो सबसे कॉमन बात है वो है संविधान, भारत का संविधान, हिंदुस्तान का आईन। सवाल ये है कि संविधान को लेकर के इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है, इतना ज्यादा संविधान संविधान क्यों रटा जा रहा है, क्यों दिखाने की जरूरत पड़ रही है। चुनावी नतीजे आए, संसदीय दल का संबोधन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सिर माथे पर लगाया। फिर राहुल गांधी तो चुनाव के दौरान से ही, और समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया अलायंस के लोग हर रैली में, हर सभा में संविधान को दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे पुस्तक दिखा रहे थे, संविधान की पुस्तक हाथ में लेके चल रहे थे। अब जब स्पीकर का चुनाव हो रहा है, पहला सत्र 18वीं लोकसभा चुनाव का चल रहा है, तो संविधान पॉकेट में है, ऊपर वाली जेब में संविधान रखा हुआ और दिखा देते हैं, जैसे मोदी जी शपथ लेने गए, संविधान दिखा दिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब दिखा रही है। मायावती जी तिलमिलाई हुई हैं। इस बीच मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पहली बार सीधे तौर पर उन्होंने संविधान दिखाते हुए कहा कि देखिए ये संविधान है और इससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दलित समाज को जो है बेवकूफ बना रहे हैं। मंडल सिफारिशों का भी जिक्र किया, बहुत सारी बातें, पूरा बात करेंगे, पूरी घटनाक्रम को लेकर के चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद सियासत के केंद्र में संविधान की किताब क्यों आ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संविधान एक कॉमन वर्ड बन गया है चुनाव के दौरान, कम से कम किताब में आ गया है, जिसको हम लोग फॉलो करते थे। अब वो छोटी छोटी चुनावी रैलियों में, सभाओं में, बहसों में वो किताब दिखाई पड़ने लगी। क्या कारण है? देखिए, संविधान आज का तो है नहीं, 1950 से भारत का संविधान लागू है, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है जो संविधान बचाने के नाम पे लड़ा गया और इस चुनाव के नतीजे भी कुछ ना कुछ उससे प्रभावित हुए हैं। नहीं तो बीजेपी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि 370 400 पार, भाजपा गिर करके 240 पे आ गई, एनडीए की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, लेकिन वो बहुमत नहीं मिला। और उसके पीछे वजह भी यही बताई जा रही है कि संविधान बचाने का जो नैरेटिव गठबंधन, विपक्षी गठबंधन ने तय किया, इंडिया अलायंस ने तय किया, वो काम किया। और एक बड़े वर्ग ने, जो कि संविधान से प्रभावित होता रहा है, संविधान से लाभ लेता रहा है, संविधान में उनके लिए प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, उसको ऐसा लगा कि हमारे अधिकार छिन जाएंगे, तो उसने अपना गुस्सा दिखाया चुनाव में और उसका नतीजा है कि भाजपा आज पूर्ण बहुमत से दूर रह गई है। तो इसीलिए जब इतना असरदार तरीके से इस संविधान बचाने के नैरेटिव ने काम किया, तो मुझे लग रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, कांग्रेस के साथ में जो पूरा विपक्ष है, वो इसीलिए संविधान को आगे लेके चल रहा है। उसके हाथ में एक अचूक ब्रह्मास्त्र है, उसको पता चल गया है कि यही ब्रह्मास्त्र है जो रोक सकता है बीजेपी को, मोदी जी को रोक सकता है। चलाया गया इस बार चुनाव में, सरकार भले ना बनी लेकिन रोक दिया जरूर बीजेपी को बहुमत से दूर। तो संविधान बचाने का नैरेटिव विपक्ष के हाथों में है, संविधान की किताब लेकर के दिखाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक अचूक अस्त्र मिल गया, क्योंकि आपने जितने हथियार चलाने थे सब चला लिए, सब फेल हो गए, कोई काम नहीं आया। चौकीदार चोर है से लेकर के मौत का सौदागर, दुनिया भर की बातें, कुछ काम नहीं आया, ये काम कर गया। तो मुझे लगता है कि जब भी आप देखिए कि एक तरीके से पोक और टीज किया जा रहा है कि देखिए हमने आपको रोक लिया। अच्छा, इस बार मैंने एक चीज और देखी चुनाव में कि व्यक्तिगत होकर चुनाव नहीं लड़ा गया। मोदी को मौका ही नहीं दिया गया कि उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करें और वो खुद को पीड़ित बनाए। इस बात से भी दूर रखा गया है। देखिए, हर बार ऐसा होता था, पिछले 3 चुनाव से तो हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का नेता थाल में सजा के चुनाव दे देता था, कुछ ना कुछ कह ही देता था। इस बार लोगों ने कहा, इस बार भी लगभग सैम पित्रोदा ने दे ही दिया था कहा, लेकिन वो एकदम से पर्सनल नहीं था। वो एक मुद्दा दिया उन्होंने, कॉमन मुद्दा दिया, लेकिन इससे पहले पर्सनलाइज होते थे, चाय वाला, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर, ये पर्सनल।
तो होता क्या है कि आप जितना मोदी को गाली देंगे उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि उनके और उनके जैसे लोगों को लगता है, उनके समर्थकों को लगता है कि हमारे बीच से गए हुए एक आदमी को इस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा, नीच भी कहा गया। तो आप समझिए कि इस बार उन पर पर्सनल अटैक नहीं हुए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे सैम पित्रोदा ने कहा, ऐसे मुद्दे थे जो पब्लिक रिलेटेड मुद्दे थे, वो दे दिया गया, उसने भी नुकसान पहुंचाया कहीं ना कहीं, नहीं तो हो सकता है कुछ मामला और ही होता। लेकिन इस बार आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट नहीं किया गया, और मुझे लगता है इसका भी फायदा मिला है इंडिया गठबंधन को। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के एंगल से बात कर ली, जो नुकसान हुआ दो बड़ी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में, मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसने पूरे हिंदुस्तान का जो लोकसभा का चुनाव था उसने पूरी तस्वीर उलट करके रख दी। बाकी जगहों पर तो एज एक्सपेक्टेड थोड़ा बहुत दिखा, वैसा ही रिजल्ट आया, लेकिन यूपी ने ही सूरत बदली सरकार की। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ, 10% के आसपास वोट शेयर गया, और भारतीय जनता पार्टी का भी लगभग 8% 9% के आसपास उनका वोट शेयर डाउन हुआ। क्या दलित, क्योंकि देखिए दलितों का वोट जो है वो शिफ्ट हुआ इंडिया अलायंस की तरफ, उसमें मायावती को भी नुकसान हुआ, उसमें बीजेपी को भी नुकसान हुआ। अब मायावती जी पहली बार संविधान की किताब दिखा रही हैं, अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात वो कह चुकी हैं आने वाले वक्त में भी। क्या लग रहा है, क्या दलित वोटर वापस लौटेगा बीजेपी की तरफ, क्योंकि एक वेलफेयर वाला वोटर है दलित जो उज्ज्वला आवास राशन के नाम पर वोट कर रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है, गैर जाटो वोटर उसमें ज्यादातर गिना जाता है, और एक वोटर वो है जो कांशीराम के नाम पर, बहन कुमारी मायावती के नाम पर वोट बसपा को करता चला रहा, और एक वोटर और है जिसको चंद्रशेखर ने ले लिया, जो मुस्लिम भी है और जो दलित भी है। क्या ये सारा कंसोलिडेशन बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ पाएगा वापस, या दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या ये वोटर वापस आएगा वेलफेयर वाला? देखिए, सबसे पहले तो आपने सही कहा कि तस्वीर बदलने वाला कोई राज्य था तो उत्तर प्रदेश था। 29 सीटें भाजपा को कम मिली यहाँ पे, और उसी की वजह से आप देखिए कि पूर्ण बहुमत से भाजपा दूर रह गई, यानी की फैक्टर उत्तर प्रदेश रहा है। दूसरी बात, बसपा भी 10 से 0 पे आ गई, वोट शेयर भी उनका 9% कम हो गया। तो ये समझ लीजिए कि ये जो आरक्षण वाली बात थी उत्तर प्रदेश में घर घर कर गई, एकदम नुकसान उसने पहुंचाया बीजेपी को और बसपा को भी। तो बसपा के लिए तो समस्या यह है कि उसको अपने वो भरोसा हासिल करना है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं चुनाव लड़ते हैं, हम आपके लिए चुनाव लड़ते हैं, हम आपके लिए कुछ करेंगे। और बीजेपी को ये दिखाना है कि भाई देखिए, ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि हम आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, संविधान बदलने जा रहे हैं। प्रयास यही होगा बीजेपी का अगले 5 सालों तक, और अभी आने वाले समय में पार्टी की तरफ से जो संगठन की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसमें यही प्रयास होगा कि ये मैसेज दोबारा लोगों तक पहुंचाना कि नहीं, वो एक अफवाह थी, ऐसा कुछ कभी सोचा भी नहीं गया और ना कभी किया जाएगा। योजनाओं के जरिए भी लाभ दिया जाएगा, संगठन के जरिए भी काम किया जाएगा, घर घर जाके बताया जाएगा, और उसी ढर्रे पे वापस लाने का प्रयास किया गया। जो पोस्ट इलेक्शन जो बीजेपी की रिपोर्ट आई उसमें कल अखबारों में भी थी ये बात कि संविदा में आरक्षण की बात चल रही थी। क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या सेल्फ सुसाइडल हो सकता है मामला? क्योंकि इस तरीके के अगर आपके पास सुझाव आ रहे हैं संविदा में आरक्षण को लेकर के, तो इसका रिवर्स पोलराइजेशन भी हो सकता है। देखिए, ये तो समझ में आ गया ना भाजपा को कि अगर हम 30 सीटें हारे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है। वजह उनको समझ में आ गई, तो अगर उस चीज को वापस उनको लाना है तो भले ये कारण ना हो, भले इस सुझाव पे अमल ना किया जाए, लेकिन इससे मिलते जुलते चीजें या फिर उनके लिए वेलफेयर की स्कीम, चाहे वो ओबीसी हो या SC ST हो, उसमें इजाफा किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, उनकी सुविधाएं, उनके आरक्षण वाले जो मामले हैं उन तक अप्रोच ज्यादा किया जाएगा। हाँ, ये मामला की या एक नया नैरेटिव भी गढ़ा जाएगा, भले ही उसको लागू न किया जाए। जो ठेका प्रथा में जो नौकरियां होती है उसमें आरक्षण को लेकर मैं थोड़ा सा अभी सशंकित हूं कि इसको शायद अभी ना लाया जाए, लेकिन अगर बात कही जाएगी तो लागू होने में समय लगेगा, हो सकता है। और वैसे भी ये अभी बहुत इनिशियल फेज में, तो रिपोर्ट में एक सुझाव दिया गया है, इनिशियल फेज में, और इसको लेकर के आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। निजी नौकरियों में आपको अगर ये लागू करना है तो इसके लिए आपको बहुत से हर्डल्स पार करने होंगे। ये तो नजीर भी बनेगी, बिल्कुल नजीर। आप देखिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म किया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्ट किया। तो बात यह है कि आपको पिछड़ों और दलितों का भरोसा फिर से हासिल करने के लिए दुगनी मेहनत से काम करना होगा, और जो ये बार बार किताब दिखाई जा रही है, कुछ ऐसा करना होगा कि ये किताब दिखाना बंद करें। तीसरी बात ये समझना होगा
कि विपक्ष को अब मतदाताओं को भी समझ में आ गया क्योंकि भाई देखिए हमको ये डर, अगर ऐसा डर था उसके बावजूद अब स्थितियां सरकार में तो भाजपा ही है, तो हो सकता है उनके मन में भी बदलाव और आने वाले चुनाव में चाहे उपचुनाव हो चाहे मुख्य धारा के चुनाव हो उसमें उनका तरीका फिर से वोटिंग पैटर्न फिर से बदल जाए, फिर से उसी स्थिति में आ जाए। लेकिन अभी भी अपर एज पे तो ये संविधान और आरक्षण वाली जो बात थी उसने नुकसान पहुंचाया और इसीलिए वो जो किताब है सबके हाथों में। ठीक बात। उसी से जुड़ा एक और सवाल था बसपा वाला, बहुजन समाज पार्टी क्या करे? देखिए बीएसपी आप देखिए आकाश आनंद को लेके आई है, उनको युवाओं को जोड़ना है और अपने जो कैडर वोटर्स हैं जो उनको पसंद करते हैं, जो उनकी आवाज को पसंद करते हैं, उनको वापस जोड़ना है। आकाश आनंद में वो क्षमता दिखाई दी थी लेकिन उनको बैठा दिया गया था बीच में। दूसरी बात ये इस प्रोजेक्शन से अपने आप को बाहर करना है कि हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, या तो आप किसी गठबंधन का हिस्सा बनिए खुल करके और या तो आप उनसे सीधी लड़ाई लड़िए। तीसरी बात कि अब मायावती जी ने खुद पूरी कमान अपने हाथों में ली है ताकि निचले स्तर पे जाकर के जो उनके दलित मतदाता भाई बहन है, जो ओबीसीज हैं, सबके बीच में एक मैसेज दिया जाए और उनको वापस जो नुकसान हुआ है जिससे लोग नाराज होकर के छिटके थे उनको वापस लाया जाए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के संविधान की किताब दिखाई जा रही है, उसके निहितार्थ बहुत सारे हैं और हर कोई ये चाह रहा है कि जो नुकसान हुआ है दलित वोटर से या जो फायदा दलितों की वजह से हुआ है वो बरकरार रहे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस चाहती है कि ये दलितों का जो शिफ्ट हुआ है इस बार के चुनाव में वो उनकी तरफ मजबूती से इंटैक्ट रहे, इसीलिए वो किताब लिए घूम रहे हैं। मायावती जी से दलित छिटक गया, वो इसलिए किताब दिखा रही ताकि उसको वापस लाया जाए। वो याद दिला रही कि देखिए मंडल आयोग की सिफारिशें ना तो कांग्रेस ने लागू की और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। वीपी मंडल साहब की जो बात थी तो वीपी सिंह ने जो लागू किया फिर उसके बाद में, तो तमाम तरीके के जो सब्सटेंशियल जो एविडेंस है उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है दोनों को अपराधी साबित करने के लिए, चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। उस पर तुर्रा ये कि बहुजन समाज पार्टी के सामने चंद्रशेखर आजाद भी है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनसे निपटने के लिए आकाश आनंद को लाया गया है। तो दलित वोटर्स आने वाले वक्त में कम से कम हिंदुस्तान की सियासत में बहुत बड़ा की रोल अदा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा यह एनालिसिस या डिस्कशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।